हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। देश का सियासी मिजाज इस समय बदला हुआ है। एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों का कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है। कांग्रेस ने जहां 26 पार्टीज के साथ होने की बात कही, वहीं बीजेपी का कहना है कि उसके साथ 38 पार्टीज मौजूद हैं। आइए इसके साथ ही जानते हैं कि गठबंधन की सरकार कब बनती है। आप जानते होंगे कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी मल्टी पार्टी सिस्टम। कई पार्टीज के होने की वजह से चुनाव में किसी एक पार्टी बहुमत मिलना मुश्किल हो जाता है। जब चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिलता, तब जाकर पार्टियां सरकार बनाने के लिए अपने सहयोगियों को ढूंढती है। जब उनके सहयोगी दल उनका सपोर्ट करने के लिए एग्री हो जाते हैं, तब जाकर गठबंधन की सरकार बनती है, यानी कोएलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन की राजनीति का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सरकार निरंकुश नहीं हो पाती, क्योंकि उस सरकार को गठबंधन में शामिल अन्य पार्टीज का भी ध्यान रखना होता है। अगर ऐसा ना हो तो कोई पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है, जिसके कारण सरकार गिर जाती है। गठबंधन की राजनीति का एक फायदा ये होता है कि इससे एक ताकतवर विपक्ष तैयार होता है, यानी पावरफुल अपोजिशन तैयार होता है। ताजा उदाहरण आप कांग्रेस के नेतृत्व में हुई अपोजिशन पार्टीज की मीटिंग ले सकते हैं, जिसमें 26 पार्टी शामिल थी। इसकी वजह यह है कि एक अकेली पार्टी जो पावर में पार्टी है, उससे नहीं लड़ सकती, इसलिए उसे अन्य सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। इसका एक लाभ और है कि गठबंधन की सरकार में कई दल शामिल होते हैं। इससे अन्य दलों के नेताओं की प्रतिभा का देश को लाभ मिलता है। इसके नुकसान की बात करें तो गठबंधन सरकार के कभी भी गिरने की संभावना बनी रहती है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी मुद्दे पर सरकार में शामिल दलों में बात नहीं बन पाती, जिससे पार्टी अपना समर्थन वापस ले लेती है। अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर और वीपी सिंह की सरकार इसके एग्जाम्पल्स हैं। गठबंधन की सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में तालमेल की कमी होती है, जिससे लोगों के कल्याण के लिए जरूरी योजनाएं नहीं बन पाती। अलग अलग दलों के मंत्री होने के चलते शासन चलाने में गतिरोध पैदा होता है। गठबंधन सरकार में टकराव भी देखने को मिलता है, जिससे कानूनों को लागू करने में भी परेशानी आती है। इसकी सबसे बुरी बात यह है कि गठबंधन में स्थायित्व नहीं होता, यानी गठबंधन स्टेबल नहीं होता। इसका प्रमाण हमें राज्यों में देखने को मिलता है। बिहार में जहां नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बन गए, तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी सपा का साथ छोड़कर अब फिर से एनडीए में आ गई। आइए इसके साथ ही गठबंधन से बनी हुई सरकारों के इतिहास पर भी नजर डाल लेते हैं। केंद्र में गठबंधन सरकार के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट से हुई थी, जिसके प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई थे। जनता पार्टी में टोटल 13 पार्टी शामिल थी, यानी जनता पार्टी में कुल 13 दल शामिल थे। यहाँ पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के समर्थन लेने के चलते जनता पार्टी की सरकार गिर गई और जनता दल सेक्युलर के चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि वे 1980 तक ही पद पर बने रह सके। चौधरी चरण सिंह की सरकार अल्पमत में थी, उसे कांग्रेस का समर्थन मिला हुआ था। लेकिन जब लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने की बारी आई, तो कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार गिर गई। 1989 में सेंटर में फिर से कोई सी गवर्नमेंट बनी, यानी 1989 में कांग्रेस की हार के बाद जनता दल और अन्य क्षेत्रीय दलों से मिलकर बनी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार अस्तित्व में आई और विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। इस दौरान जो सबसे हैरान कर देने वाली बात सामने आई थी, वो थी धुर विरोधी भाजपा और वाम दलों का साथ होना। दरअसल 1987 में रक्षा मंत्री पद से हटाने के बाद वीपी सिंह ने जन मोर्चा का गठन किया था। यह मोर्चा लगातार राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ करप्शन के मामले को उठा रहा था। 1989 के लोकसभा चुनाव से पहले वीपी सिंह ने जन मोर्चा, लोकदल, जनता पार्टी और कांग्रेस सेक्युलर को मिलाकर जनता पार्टी बनाई। इसके बाद उन्होंने वाम और दक्षिणपंथी कुछ दलों को साथ लेकर राष्ट्रीय मोर्चा बनाया।
सन 1989 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार बनी और वीपी सिंह, जैसा कि तय था, प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने पर भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार गिर गई। इस चुनाव में कांग्रेस को 197, जनता दल को 143, भाजपा को 85 और वाम दलों को 45 सीटें मिली थी। साल 1990 से 1991 में जनता दल सोशलिस्ट या भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनी और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने, लेकिन यहाँ सरकार महज कुछ ही महीने तक ही चल सकी। इस सरकार को कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। जनता पार्टी सेक्युलर, लोकदल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जन मोर्चा से मिलकर जनता दल बना हुआ था। इसके बाद संयुक्त मोर्चे की बारी आती है। जब 1996 में लोकसभा चुनाव हुआ तो ना तो भाजपा और ना ही कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जरूर बने, लेकिन उनकी सरकार महज 13 दिन ही चल पाई। इसके बाद 13 पार्टियों ने मिलकर यूनाइटेड फ्रंट बनाया, जिसे हम संयुक्त मोर्चा कहते हैं। संयुक्त मोर्चा ने 1996 में पहली बार सरकार बनाई, जिसके प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा थे। लेकिन यह सरकार जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक ही चल पाई। फिर इसके बाद 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक इंदिरा कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने। दोनों बार सरकार कांग्रेस के समर्थन लेने की वजह से गिर गई। उसके बाद एनडीए का नंबर आता है। 1998 के आम चुनाव से पहले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें 13 दल शामिल थे। चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन AIADMK के समर्थन वापसी से 13 दिन में ही यह सरकार गिर गई। इसके बाद 1999 में चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। फिर उसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह इसके प्रधानमंत्री बने। यूपीए की सरकार को सपा और वाम दलों का भी बाहर से समर्थन प्राप्त था। इस चुनाव में यूपीए को 222 सीटें मिली थी। बाद में 2008 में वाम दलों ने यूपीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तब सपा ने सरकार को गिरने से बचाया था। इसके बाद 2009 में हुए लोकसभा में फिर से यूपीए की सरकार बनी और मनमोहन सिंह लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। यूपीए को इस चुनाव में 262 यानी 262 सीटें मिली थी। इसके बाद 2014 में यानी कि 2014 में फिर से एनडीए के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। इस अलायंस की अभी तक सरकार चल रही है। उम्मीद है आपको गठबंधन की राजनीति के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।